हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। तो आज मैं बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूँ आपको। एसएससी जीडी मैथ की क्लास है ये। कि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर तो इसमें खास क्या है। इसमें खास ये है कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ उसको एनालिसिस कराऊंगा, उसके कंसेप्ट बताऊंगा। अगर मैथ में सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो चिंता ना करें, मैं कंसेप्ट के साथ बताऊंगा क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट। तो तुम्हारी जो सिलेबस की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अधिकतर एग्जामों में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 2:1 है। दूध और जल का अनुपात 1:2 बनाने के लिए जल की कितनी मात्रा और मिलानी चाहिए? तो देखिए मिला क्या रहे हैं, जल की। तो क्वेश्चन का आंसर जल में ही है, यानी जल मिला रहे हैं 60 लीटर के मिश्रण में। मिश्रण क्या होता है? यानी जिसमें दूध भी है और पानी। ठीक है, मिश्रण माना जाता है एक से अधिक चीज, यानी दो या दो से अधिक चीज मिली हो उसे मिश्रण कहते हैं। कोई भी एक वस्तु है या एक पदार्थ, वो मिश्रण थोड़ा ही हो जाएगा। तो दूध और जल का अनुपात, यानी दूध को कहते हैं मिल्क, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1 है। 2:1 है। दूध और जल का अनुपात 1:2 बनाने के लिए, 1:2 बनाने के लिए जल की कितनी मात्रा और मिलानी होगी? अब देखिए, हम मिला रहे हैं जल की मात्रा मिला रहे हैं। जब जल मिला रहे हैं तो हमारा दूध तो सेम रहना चाहिए ना। अब देखो, क्या यहाँ दूध सेम है? तुम कहोगे नहीं है, यहाँ 2 रेशियो में, यहाँ 1 रेशियो में। तो रेशियो सेम करो, तो इन दोनों का लासा ले लो। 2 और 1 का लासा कितना होगा? 2। ठीक है, तो हमें बनाना है 2। तो ये तो पहले से बना हुआ है 2, तो इसमें नीचे वाले अनुपात में हमें गुणा करना है 2 का। तो 2 का गुणा यहाँ कर दिया, 2 का यहाँ कर दिया। ये हो गए 4 और सॉरी ये हो गए 2 का गुणा करने पर ये 2 हो गए, ये हो गए 4। तो जल की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए? जल, ठीक है, तो 1 से 4 हो रहा है। कितना रेशियो? 3 रेशियो। 3 के अनुपात में जल मिलाया है। ठीक है, तो देखेंगे पहले हमारा मिश्रण कितना था? 60 लीटर, और अनुपात में कितना था? 3। तो देखिए 2 और 1, कुल अनुपात कितना है? 3। 3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। तो 3 अनुपात हो जाएगा 60 के बराबर। ठीक है, 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 अनुपात की हो जाएगी 20। देख रहे हैं यहाँ जो जल मिला है वो 3 रेशियो मिला है, और यहाँ भी 3 इक्वल 60 है, यहाँ भी 3 रेशियो 60 के बराबर है। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 60 उत्तर हो जाएगा कि जल की कितनी मात्रा और मिलानी चाहिए। तो जल कितना और मिलाएंगे? 60 लीटर जल मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक 94 हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ गया औसत का। तो औसत के बारे में मालूम होना चाहिए कि औसत होता क्या है। देखिए औसत, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं और इसको माध्य भी कहते हैं। औसत होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। औसत क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। यदि हम संख्या को पक्षांतर कर दें तो संख्या किस में आ जाएगी? गुणा में। तो औसत गुणा संख्या हमें मिलता है योग, पदों का योग मिल जाता है। यदि हम औसत में संख्या का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है, पदों का योग। और यदि योग में संख्या से भाग दे दें तो हमें मिल जाता है औसत, एवरेज। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक 94 हैं।
3 विषयों के पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89, 82 से 90 और 80 से 88 हो गए। शेष विषयों में अंक परिवर्तित रहे, परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ होगा अपरिवर्तित रहे। अंक क्या रहे? अपरिवर्तित। ठीक है, अंक जो है अपरिवर्तित रहे। ये क्या हो गया? नए औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना नए औसत अंक। तो देखिए अभी बताया था हमने फॉर्मूला, तो उसके आधार पर जो जैसे 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक, तो 6 विषय थे, औसत अंक कितने थे? 94। ठीक है, अब देखिए पुनर्मूल्यांकन यानी परिवर्तन किसमें हुआ है? 3 विषयों में परिवर्तन हुआ है, और 3 विषयों में परिवर्तन के बाद जो अंक थे, पहले में 89, दूसरे में 90 और तीसरे में 88 थे। ठीक है, पहले में 89, दूसरे में 90 और तीसरे में 88, और 3 शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे। शेष विषयों में क्या रहा? अंक अपरिवर्तित रहे 3। ठीक है, शेष विषय बचे 3, तो यहाँ अंक है 88। शेष विषय कितने बचे? 3। अब 3 अलग अलग विषय हैं, तो मैं कह सकता हूँ x1 + x2 x3। तो ये हो गए 9 × 54 और 6 × 24, 9 × 54 540, और ये हो गए, और ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 267 हो गया, प्लस 3। ठीक है, 3 विषय अपरिवर्तित रहे, इन विषयों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये इधर आएगा तो पक्षांतर होकर माइनस का हो जाएगा। अब देखिए आंसर तो वही मिल जाता पहली लाइन में ही। अब जो सामान्य स्टूडेंट होंगे, जिन्हें कैलकुलेशन या जो कैलकुलेशन से नहीं खेलना जानते हैं, वो इसे घटा के करेंगे। परंतु जो स्टूडेंट कैलकुलेशन से खेल लेते हैं, वो इसे कैसे करेंगे कि वो जो है क्या देखेंगे कि हम जानते हैं ये 3 हैं, 3 इधर आएंगे, पक्षांतर होंगे तो भाग में आएंगे, तो इनमें से वो ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें 3 का भाग जा रहा है, यदि 2 ऑप्शन में जा रहा है तो कोई बात नहीं, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि इन ऑप्शनों में, इन विकल्पों में 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो देखिए 3 से संख्या, यदि किसी संख्या में अंकों का योगफल, यदि अंकों का योगफल, उसके अंकों के योगफल में 3 से भाग चला जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए 9 और 5 14, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, 9 7 16 इसमें नहीं जाएगा, 9 8 17 इसमें भी नहीं जाएगा, 9 9 18, तो ये हो जाएगा विकल्प सही। ठीक है, 99। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 99। घटा कर भी देख सकते हो, तो यहाँ 200 यहाँ से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 297, और यहाँ जाएंगे 3 से भाग देंगे, 3 निम 27 और 3 निम 27। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी लंबी कैलकुलेशन मत करो। ठीक है, इसमें ट्रिक लगाओ थोड़ी, कैलकुलेशन पे अपनी पे काम करो, कैलकुलेशन अच्छी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिज्जा का व्यास 8 सेमी है, इसकी कीमत 240 रुपये होगी, और दूसरे पिज्जा का व्यास 12 सेमी है, जिसकी कीमत 360 रुपये होगी। यदि पिज्जा का आकार कीमत के
अनुक्रमानुपाती है तो दूसरे पिज्जा पर प्राप्त छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है। यानी मैं जो सॉल्व कराऊंगा आपके हिसाब से सॉल्व कराऊंगा, जैसा आप सोचते हो। क्या करोगे, इस क्वेश्चन को छोड़ोगे क्योंकि ये टाइम लेगा, ऐसे टाइम नहीं लेगा, मैं कम टाइम में ही सॉल्व कराऊंगा इसे। तो मान लीजिए छोड़ दिया मैंने भी, ठीक है, तुम्हारे जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए छोड़ दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें लड़का धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तैर सकता है। अब देखिए इसका कंसेप्ट बताऊंगा, धारा वाला ये क्वेश्चन है, नाव और धारा। ये चाल वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए कंसेप्ट समझो, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। मान लीजिए नाव है, ठीक है, नाव तो सबको दिखाई दे रही होगी। अब मान लीजिए नाव के स्थान पर, नाव हो, बोट हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, यहाँ कोई नाव हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है कोई, जैसे व्यक्ति मीन्स तुम हो सकते हो। जब भी नाव आए या कोई व्यक्ति की बात आए तो उसमें हम प्रतीक मानेंगे, क्या मानना चाहिए हमें, यू मानना चाहिए, ठीक है। उसकी गति को क्या मानेंगे हम, यू। उसकी चाल को क्या मानेंगे, यू मानो उसकी चाल को। अगर मान लीजिए अब ये नाव है तो ये नाव जल में जाएगी, जल ले लिया मैंने, जल में तैर रही है नाव, ठीक है। अब जो जल है, जल की चाल को मान लो v, जल की चाल को क्या मानेंगे हम, v। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मान लीजिए जल जो जल की गति इधर को है, जल इधर को बह रहा है सामने, ठीक है। अब मान लीजिए नाव सही, व्यक्ति सही। यदि नाव जो है जल की दिशा में जाएगा, ठीक है, उसी के जल की दिशा में, उसे बोलते हैं प्रतिकूल। यदि नाव जो है धारा के प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, क्या बोलते हैं, अनुकूल। यदि नाव धारा की दिशा में जाएगी या धारा के अनुकूल जाएगी, ठीक है, यदि नाव ऐसे जा रही है तो क्या होगा, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी u प्लस के b हो जाएगी, दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। यदि नाव जो है धारा के प्रतिकूल जा रही है या धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगी, इनकी चाल घट जाएगी, तो u में से b घटा देंगे, ठीक है, u माइनस के b। बस यही होता है, इतना ही कंसेप्ट होता है इसमें। और फॉर्मूला अपना लगा देते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसको ध्यान रखना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब क्वेश्चन को पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक है, स्थिर जल में इसकी चाल है। तो लड़का है यानी लड़का मीन्स यू, कोई व्यक्ति हो सकता है तो यू है, तो हमारे लिए यू दे दिया है, इतना है, ठीक है। यदि धारा की गति यानी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये रहा यू तुम्हारे पास, ये यू है, ठीक है, और यू भी है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें लड़का धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तैर सकता है। तो धारा के प्रतिकूल, ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो u माइनस क्यू भी, ठीक है, u माइनस क्यू भी, चाल बराबर दूरी, कितनी दूरी तैरेगा, 25 किलोमीटर। समय ही तो पूछा है, तो समय ज्ञात करना हमें, टी टाइम ज्ञात करना हमारे लिए। तो u दे दिया है हमारे लिए 40, माइनस के u भी दे दिया है 15, 25 अपॉन टी, तो कितना बचा है 25, तो 25 अपॉन टी, तो 25 से कम 25, तो टाइम आ गया 1, यानी 1 घंटा किसमें चल रहा है,
टाइम घंटे में, तो 1 घंटा आ गया। तो समय कितना लगा? 1 घंटा। विकल्प सी। तो कंसेप्ट के साथ समझे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों के संरक्षक जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया गया। ठीक है, बजट में बढ़ोतरी हुई 60%। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूते की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इस टाइप का सवाल आए तो पहले लिख लो जो डाटा तुम्हारे लिए दिया है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए है हमारे लिए। ऑप्शन क्या है? 33 1/3%। ठीक है, ये क्या है? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये है वास्तव में ये 33 सही 1/3% है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मैं सही लिखा है 33 सही 1/3%। जूते की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी जूतों की संख्या पूछी है। ठीक है, सुइच तो कैसे करेंगे? तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ाया गया। 60%, मान लीजिए हमेशा ध्यान रखो परसेंट वाला क्वेश्चन आए तो परसेंट में किसी भी वस्तु को कोई भी वैल्यू, यदि आपको कोई वैल्यू माननी हो तो उसे हमेशा 100% मानो। परसेंट में 100% और भिन्न में 1। ठीक है, बजट, जो बजट है हमारा, कंपनी ने अपना बजट कितना बजाया? एक कंपनी थी उसने अपना बजट 60% बढ़ाया, यानी 100 से कितना कर दिया? 60% की वृद्धि, तो 160। हल कर लो, छोटी कैलकुलेशन करो, 2 पंजे 10 और 2 8 16, 5 से 6 हो गया। ठीक है, यदि इस बार जूते की कीमत बढ़ाई, 20% की वृद्धि हुई, तो 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से 1 की वृद्धि, तो 5 से 6 हो गया। ठीक है, ये है कीमत, ये कीमत है तुम्हारी। ठीक है, कीमत हो गई इतनी। अब देखिए अब जूतों की संख्या कैसे आएगी? तो ध्यान रखो, जैसे 5 पेंसिल हमने 30 रुपए की खरीदी, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5 का भाग दे देंगे, ऐसे ही। ठीक है, जो इधर भी 5 है उधर भी 5 है, अगर हमें निकालना है संख्या, निकालनी है संख्या। ठीक है, तो पहले 5 रुपए में एक जूता यहाँ खरीदा है। ठीक है, तो इसका इसमें भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 5/5, इतना हो गया 5/5। ठीक है, अब 8 से भाग देंगे 6 में, तो ये कीमत निकल आएगी, तो 8/6, तो ये हो गया 1, और यहाँ हो गया ये 1 से 4, 4/3। ठीक है, यानी पहले संख्या 1 थी, उसके बाद हो गई 4/3। अब क्या कह रहा है? वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इससे ये कितने परसेंट अधिक है? पिछले वर्ष की संख्या से, तो पिछले वर्ष ये है। ठीक है, उसके अगले वर्ष ये, तो इससे पूछा है कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, तो एक इससे पूछा है तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, 4/3 माइनस, ठीक है 1% पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये होगा 1/3 इंटू 100, और 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। ठीक है, ऐसे तो बस भाग देकर निकालना था, उसकी संख्या निकालनी थी, उसमें तुलना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹9400 9,400
9,400 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित मीन्स बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:3, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:4 है। सी का हिस्सा क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? देखिए, जो 9,400 की राशि थी, 9,400 रुपये की राशि, वो 3 लोगों में बांट दी, 3 लोगों में बांट दी, तो कुछ अनुपात में बांटी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अनुपात का योगफल होगा वो पैसे के बराबर होगा, इक्वल धन के बराबर होगा। तो अनुपात को पहले बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास अनुपात क्या क्या है? तो देखिए 3 अनुपात है, एक ए है, एक ए है, एक बी है और सी है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 4:3। बी और सी के हिस्सों का अनुपात कितना है? 5:4। बी और सी, अब देखिए बी और सी, तो बी के हिस्से का 5:4, ठीक है। अब इसको अनुपात सही बनाएंगे ना, अलग अलग अनुपात है, देखो यहाँ ए का हिस्सा यहाँ 4 है, बी का हिस्सा यहाँ 3 है, फिर बी का हिस्सा 5 है, तो एक व्यक्ति के 2 हिस्से कैसे हो सकते हैं? एक व्यक्ति के हिस्सा तो एक ही रहेगा, तो इस अनुपात को सही करेंगे। तो इसे प्लॉट मेथड से कैसे करते हैं? इसे कहते हैं प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड मीन्स यानी घर किसका खाली है। देखिए, हाँ, बी के बगल में प्लॉट खाली है, तो ये बी जो है कूड़ा यहीं डालेगा अपना, तो 3 को यहीं फेंक देगा ये। बी के बगल में इधर खाली है ए के सामने, तो कूड़ा कहाँ डालेगा ये? अपना बी 5 ए के घर पे डालेगा, ए के प्लॉट में डालेगा। तो इसे कहते हैं प्लॉट मेथड। क्या कहते हैं? प्लॉट मेथड। अगर कोई अनुपात कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल सीधे सीधे नहीं, टेढ़े कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, नहीं तो गुणा कर देंगे। तो 12, 15 और 20, ठीक है, 12, 15, 20। तो ये रेशियो आ गया। वास्तविक रेशियो ये है, वास्तविक एबीसी की राशियों का अनुपात ये है, ए को मिला 20, बी को मिला 15 और सी को मिला 12 अनुपात। अब देखो, मैंने बताया कि अनुपातों का योगफल रुपए के बराबर होगा, तो अनुपातों का योगफल कितना है? 20 और 15 35, 35 और 12 47, यानी 47 रेशियो। जो 47 रेशियो है वो कितना है? 94, ठीक है। तो 47 दूनी 94, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब हमें किसका हिस्सा निकालना है? सी का हिस्सा क्या है? तो सी का हिस्सा, तो सी कितना है? 12, तो 12 × 200 आए दूनी 2400 रुपये। सी का हिस्सा कितना है? 2400, ठीक है। आप ऐसे भी अनुपात को सही सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है अनुपात को सॉल्व करने का? मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ अनुपात को सॉल्व करने का। देखो, ए और बी के हिस्सों का अनुपात, तो ए अनुपात बी अनुपात बट्टे भी होता है, 4/3, ठीक है। बी और सी के हिस्सों का अनुपात, ये दूसरा मेथड है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:4, ठीक है। अब देखिए बी यहाँ कितना है? 3 है और यहाँ 5 है, तो बी के अनुपात को सेम बनाएंगे, एक जैसा अनुपात बनाएंगे बी का। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम दोनों का लासा लेंगे, 3 और 5 का लासा कितना आएगा? 15, ठीक है, 15 आएगा इसका एलसीएम। तो 15 बनाना है हमें, तो 15 बनाने के लिए 3 में 5 का गुणा करेंगे, जब नीचे करेंगे गुणा तो ऊपर भी करेंगे, ठीक है, 15 बनाने के लिए। और 5 इसमें 3 का गुणा नीचे करेंगे और ऊपर भी करेंगे, तो ये हो गया 20 बट्टे ये हो गया 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 12, तो हो गए ए का अनुपात हो गया 20, बी का हो गया 15 और सी का हो गया 12। तो ऐसे भी कर सकते हैं अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस
8/2 का वर्ग माइनस 19 प्लस 5 गुणा 20 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बॉड मास नियम पे आ गया क्वेश्चन। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग बॉड मास के नियम से संबंधित है ये। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो 19 का क्यू करेंगे। अब देखिए 19 का क्यू नहीं मालूम है आपको, तो देखिए 19 का क्यू, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मान लीजिए याद नहीं है क्यू, तो क्या करेंगे 19 का स्क्वायर कर दो और 19 का गुणा कर दो, बात तो वही है क्यू। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 19, तो ये हो जाएगा और 9 एकम 9, 9 छीं 54 और 9 × 27, 27 और 5 32, तो 9 5 8 6 6800। ठीक है, 6859। ये कितना हो गया 6859 हो गया, 6859 माइनस 14 का वर्ग होता है 196 प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 14 का वर्ग 196, हमने देखिए 19 का क्यू कर दिया, क्यू नहीं मालूम था तो 19 का स्क्वायर करके बड़ा 19 लिखे, बात वही रहती है, इसे निकाल दो। ठीक है, माइनस 14 का वर्ग 196 प्लस इसको भाग देंगे, पहले भाग देकर करेंगे इसको। ठीक है, 4 का वर्ग 16 माइनस 19 प्लस ठीक 20 पंजे 100, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें से घटा लो, तो 9 में 6 गए, ये 3 बचे, यहाँ से 15 और ये 6 बचे, और यहाँ 7 में से गया 6 बचे। ठीक है, और ये 6 बचे, इतना हो गया। अब देखिए और ये हो गए 100 और ये बचे माइनस के 3, तो माइनस के 3 यहाँ बचे और प्लस के 100 ये बचे, तो ये हो गए 97 97। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 10 हो गए, 9 6 15 15 16, ठीक है 7 और ये, ठीक है 67 60, ये बॉड मास पे आधारित था 67 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि ब्याज 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तो 60,000 रुपये की राशि 1 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई पैसा था, वो उस पैसा, हमारा धन कितना था 60,000 था, 60,000 रुपये था। ठीक है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से, यानी छमाही पे देना है। अब ब्याज किसकी लगेगी, छमाही की लगेगी ब्याज, वार्षिक की थोड़ी लग जाएगी, क्योंकि छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है। जो मिश्र धन बनता है वो छमाही पे बनता है। ठीक है, अब ब्याज हमारी 18% वार्षिक है, तो इसे छमाही करेंगे, यानी 12 महीने में कितना है 18%, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, अब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही बनेगी 2 छमाही। ठीक है, कहने की बात है, यानी 2 बार, यानी 2 हिस्सों में लगेगी ब्याज हमें। ठीक है, 9%, यानी 2 वर्ष मान सकते हो, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। ठीक है, तो 2, तो क्या कैसे करेंगे इसे, तो देखिए इसका फर्स्ट मेथड, पहला मेथड, पहली विधि क्या है कि सक्सेसिव लगा दो इसमें। सक्सेसिव क्या होता है कि A + B
ठीक है, ए बी बट्टे 100, ये वाला लगा दो, तो ये लगा देना है। ए कितना है, अब ब्याज कौन सी होगी, ठीक है 9, तो 9% प्लस 9% प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 100, अच्छी परसेंट है तो लगा सकते हो आप सक्सेस। तो 9 9 18, ठीक है, ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस 81 बट्टे 100, यानी 18.81, कितना बना, इसका बना ये 18.81, वो भी किसमें, परसेंट में। अब 60,000 का आप निकाल दो 18.81%, तो 60,000 का 18.81% निकालूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, तो परसेंट हटा लिया मैंने, 100 बढ़ा लिए, ठीक है, 2 अंक से पहले पॉइंट है, 2 जीरो बढ़ा लिए, इसको काट दिया, 4 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 6 का गुणा करूंगा 18 से 81, तो 6 एकम 6, तो 8 सिंग 48 के 8 ऐसे लागे 4, 8 सिंग 48 52, 6 और 5 11, 11,286, ठीक है। अब आपको छमाही पे ब्याज कितनी मिलेगी, 60,000 की 11,286 रुपये ब्याज मिलेगी। अब पूछा क्या है, संयोजन यानी मिश्रधन पूछा है, तो 60,000 और जोड़ दो इसमें, 60,000 और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे, 71,286। एक तरीका तो ये 71,286, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड देखेंगे स्टूडेंट, दूसरा तरीका क्या है, सेकंड विधि, सेकंड विधि, ठीक है। 60,000 रुपये का लिखाना है आपको, तुम डायरेक्ट पैसे से निकाल सकते हो। 9% ब्याज क्या होगी, 9% होगी छमाही के लिए, यानी 6 महीने के लिए ब्याज कितनी होगी, 9%, ठीक है। तो 9%, तो पहले वर्ष कितना देना होगा हमें, 9% सक्सेसिव लगाना है, तो यानी 100 से 9 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 109। फिर दूसरे वर्ष भी, ठीक है, 100 से 9% है, तो 100 से 9 109। अब इस सब को कैलकुलेशन कर लेंगे, तो भाग देंगे, ये 4 जीरो ये कट गया, तो 6 गुणा 9 इंटू 100, ठीक है। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, 109 का 109 में करेंगे गुणा, तो देखिए, तो ये हो जाएगा 109 इंटू 109, गुणा कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो ये हो गए, ठीक है, और 9 ने 81 ये हो गया, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, 1 8 18, ठीक है, 11,881। अब जो 11,881 है, इसका गुणा कर दो 6 में, आंसर आ जाएगा, 6 एकम 6 8 सिंग 48, 8 सिंग 48 और 4 52 के 2 हासिल लागा 5, ठीक है, 6 और 5 11, 6 और 5 11 हासिल लागा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 71,286, ये भी विधि सही है। अब इसमें आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऊपर ही हम जो है परसेंट को जोड़कर चलना है, जैसे 100 से 9, यानी 100 रुपए थे, उस पर ब्याज लगेगी 9% की, ठीक है, तो 100 से 9 हो गए, फिर गुणा, फिर 100 से 9, 2 बार ही तो लगेगी, छमाही दे तो एक वर्ष में 2 बार ब्याज लगेगी ना, 9%, तो उससे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे करने के लिए, जैसे अच्छा लगे आपको। तो दूसरी विधि है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर प्राप्त साधारण ब्याज से 900 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? साधारण ब्याज का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अंतर दे दिया तुम्हारे लिए, इससे अधिक है। अधिक क्या होता है? हमेशा अंतर ही होता है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करूंगा मैं इसे, 5 चौक 20, 5 25 और 4 चौक 16। ठीक है, देखिए ये हो गया 5 25, ये 25% हो गया पी का, माइनस, और ये 4 वर्ष के लिए 4%, तो ये पी का हो गया 16%, इसके बराबर हो जाएगा 900 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 9%, पी का 9%, तो 9% किसके बराबर हो जाएगा? 900 के बराबर। ठीक है, 1% 100 के बराबर। अब मैंने बताया कोई भी राशि यानी मूलधन कितना होगा? 100% होगा अपने। ठीक है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के, तो 100% की तो 100 गुणा कर दो, इसकी हो जाएगी 10,000 के इक्वल। हो गया क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर समझ में नहीं आया, डिटेल में बताओ। तो डिटेल में समझ लो। देखिए, हाँ, यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5 वर्ष 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल होता है पी टी आर बट्टे 100। ठीक है, इससे करेंगे तो देखिए, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर, तो साधारण ब्याज तो P गुणा, ठीक है, टाइम कितना है? 5 वर्ष, तो 5, रेट कितनी है? 5% की। ठीक है, तो 5% लिख दिया। 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर परसेंट लिख रहे हो तो 100 में लगाओ। ठीक है, यदि परसेंट में लिख रहे हो वैल्यू तो 100 लगा सकते हो। आगे चढ़ेंगे। उतने ही मूलधन पर, मूलधन सेम है P, 4 वर्ष, टाइम दिया है 4, रेट दिया 4%, साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 900 रुपये अधिक है, प्लस कर देंगे 900, यही तो हो जाएगा। ये तो कह रहा है वो 900 रुपये अधिक है, तो ये हो गया 25%, पी का 25% हो गया, और ये हो गया 4 चौक 16, प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 16% पी का 900 के बराबर हो जाएगा। वही तो हो गया। फिर सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों टाइम कम होता है तो उसके हिसाब से आपको जो मेथड अच्छा लगे वैसे करो। टाइम भी देखना पड़ता है कंपटीशन में, टाइम की वैल्यूएशन ज़्यादा है। नेक्स्ट, एक मेज का अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसकी बिक्री के समय 10% और 5% की दो क्रमागत छूट उपलब्ध है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है मेज का। तो देखिए मेथड देखो, पहली विधि डायरेक्ट कर सकते हो आप। 500 रुपये थे, सक्सेसिव होगी, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। 5% यानी 500 रुपये। इसकी बिक्री समय पहले 10% की छूट दी, तो 10% क्या होता है? 1/10। 10% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो देखिए
1/10 यानी 10 पे 1 की छूट दी जाएगी। 10 पे 1 की छूट देने पर कितने में बेचूंगा? 9 पे। ठीक है, गुणा फिर 5%। 5% को भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/20। ठीक है, तो 20 में 1 की छूट दी जा रही है, तो बेचूंगा कितने? 19 की। तो 20 में ठीक 1 की छूट 19, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 निम्मा 171 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 7 पन्ना 35 और ये हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यही होगा। 2 पंजे 10, 447.5। विकल्प बी। ये तरीका ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। दूसरा तरीका देखो इसका। देखिए इसमें हम ये जब भी डिस्काउंट की बात हो, छूट की बात हो, तब आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, a + b माइनस AB/100। ठीक है, इससे निकालो टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है। तो देखिए 10 + के 5 माइनस के 10 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 15 माइनस के 50/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये देंगे तो 0.5 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 0.5 घटाएंगे 14.5%। तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 14.5% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 14.5% का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे अब जो भी अंकित मूल्य है तुम्हारा MRP है, अंकित मूल्य 500 रुपये, इसका निकाल देंगे हम 14.5%। 14.5%। ठीक है, तो 500 इंटू ये हो जाएगा परसेंट के 2 जीरो और एक अंक के पहले 0.30 बना लेंगे। ठीक है, तो अब कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा 55 25, 4 पन्ना 20 तो 22। ठीक है, और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये हो जाएगा 72.5 रुपये। ठीक है, तो 72.5 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट मिला है टोटल 72.5 रुपये। तो 500 में से माइनस कर दो, तो 500 में से माइनस कर देंगे हम 72.5 रुपये। 500 में से माइनस कर देंगे 72.5 रुपये माइनस कर देंगे तो 427.5 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो आप प्रश्न को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है जिसमें कम टाइम लगेगा। हमारे जिसमें कम टाइम लगे उसी मेथड को आप यूज करना। तो मेरे हिसाब से इसमें कम टाइम इस मेथड में है। ठीक है, इस वाले में क्या डायरेक्ट आप अपने माइंड में 14.5% निकाल सकते हो इसका। ठीक है, तो तुम उसको माइनस करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया था, चलो कोई बात नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स और जेड उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे।
एक्स और वाई टाइम और वर्क का क्वेश्चन है ये, समय और कार्य का। तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। अब ये डाटा आपके माइंड में फीड होना चाहिए 4 5 10, 4 5 10, बार बार क्वेश्चन को ना देखना पड़े, ठीक है। तो और वाई और जेड 5, जेड और एक्स 4 5 10, जेड और एक्स, ठीक है, 10 दिनों में। अब इसका लासा लेंगे, ठीक है। लासा कैसे लेते हैं तो सभी मालूम होगा। लासा लेने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए 10 के फैक्टर कर देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 ले लिया और 2 ले लिया, 10 और 2 20, 10 हो गया 20। तो 4 पन्ना 20, 5 चक 20 और 10 दूनी 20। ये क्या आ गया इधर? इनकी क्षमता आ गई। एक्स प्लस वाई की क्षमता इतनी है, ठीक है, 5 है, और वाई और जेड की क्षमता 4 है, और जेड एक्स वाई की, ठीक है, 4 है, वो 5 है, वाई जेड की 4 है, और जेड और एक्स की 2 है। अब हमें जो कार्य है, जो हमारा 20 कार्य है ना, 20, ठीक है, जो 20 कार्य है हमें इन तीनों से कराना है, एक्स वाई जेड। तो इन तीनों से कराना है, तो इन तीनों की क्षमता मालूम होनी चाहिए, परंतु हमारे पास इन तीनों की क्षमता नहीं है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे तुम तो देखो 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, और 2 बार जेड है। 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है। तो कितना हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 9 2 11 के। तो x प्लस वाई जेड कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 11/2। अब 20 काम है हमें इससे कराना है 11/2, तो हो जाएगा 40/, ठीक है, 40/11, 40/11। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है हमें, ठीक है। जिसका हर 11 है वही उत्तर है। 3 सही 7/11, 3 सही 7/11। नेक्स्ट, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 10% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो वादा ही कर रहा है, उसका नाम ही है एक बेईमान दुकानदार। दुकानदार कैसा है, बेईमान है, तो वो झूठा वादा कर रहा है। मान लीजिए वो वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य मीन्स अगर मान लीजिए वो 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाया, तो वो वादा करता है मैं 100 रुपये की बेचूंगा। अब बताओ, यदि वो 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर 100 रुपये की बेचेगा, तो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, ठीक है, अपने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू कैसे पालेगा वो छोटे बच्चों को। तो देखिए वो क्या करता है, देखिए, परंतु 10% कम वजन का उपयोग करता है, यानी बाट में गड़बड़ी है उसके में। तो देखिए वजन, यानी 10% कम वजन का। तो पहले वजन कितना रहा होगा, 100%, उसमें से 10%, 10% कितना होता है, 10% का भिन्न रूप मालूम होना चाहिए 1/10, ठीक है, यानी 10 से 1 कम करता है, यानी वजन किसका होता है, उसे 10 से 9। वजन कितना देता है वो, 10 से 9। हमेशा ध्यान रखना, जो कीमत होती है वो वजन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। अब इसकी कीमत कितनी होगी, सामान को कैसे बेचेगा वो, 9 से 10 पर, 9 से 10 पर बेचेगा। तो लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। लाभ कितना लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है 9 के सापेक्ष इंटू 100, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये विकल्प बी, ठीक है, 11.11% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है, जबकि बेचते समय भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसे वास्तव में कितने % लाभ होता है? ध्यान दो, जब ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, लाभ लाभ हो रहा हो या हानि हानि हो रही हो, तो हमेशा सक्सेसिव आप लगा सकते हो। सक्सेसिव केस क्या होता है, यानी मान लीजिए ए ने कोई वस्तु दी बी को, सक्सेसिव क्या होता है कि ए ने जो वस्तु है कोई, मान लीजिए ए ने कोई वस्तु दी बी को और बी ने दी कोई वस्तु सी को, इसे कहते हैं सक्सेसिव। ठीक है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का लाभ प्राप्त करता है, जबकि बेचते समय भी 10% का लाभ, यानी खरीदते समय भी 10% का लाभ ले रहा है, बेचते समय भी, यानी एक चेन बढ़ रही है, एक चेन बढ़ रही है इसमें, ठीक है, श्रृंखला बढ़ रही है। तो क्या, तो उसका वास्तव में कितने % लाभ होता है? तो वही लगा देंगे फॉर्मूला ए प्लस बी, ए बी बट्टी 100, तो 10% है ये, 10 प्लस के 10, 10 इंटू 10, ठीक है 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 21%। कुल प्रॉफिट कितना हो गया 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो एक परीक्षा में कक्षा ए और बी, दो कक्षाएं ए और बी क्लास हैं, दो क्लास हैं ए और बी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 20% और 30% है। देखिए ए के लिए पासिंग मार्क कितने, 20%, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क, और बी के लिए कितने 30% है। यदि प्रत्येक कक्षा के कुल अंक समान है, यानी दोनों के कुल अंक समान है, कहने का इसके 100% जो भी होंगे वो भी ए के जो 100% अंक है वो बी के 100% अंक है, ठीक है। और कक्षा बी के एक छात्र ने 1050 अंक प्राप्त किए, जिससे 90 अंक से फेल हो गया। यही है क्वेश्चन का आंसर, देखो यहां है, बी के एक छात्र ने, ठीक है, 1050 अंक प्राप्त किए, जिससे वह 90 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए वो पास कब होता था, बी पास कब होगा, बी को पास होने के लिए क्या चाहिए, आप कहोगे कि 1000 अंक, 1050 अंक ये, और 90 अंकों से वो फेल भी तो हो गया, तो वो भी जोड़ दो तभी तो पास होगा, पासिंग मार्क 90 अंक वो भी जोड़ देंगे, तो कुल अंक हो जाएंगे 1140, यानी 1140 अंक, ठीक है। ये बी के पासिंग मार्क है। और यहां भी कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो बी के परसेंट में कितने हैं 30%, तो बी जो 30% की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी 1140 के बराबर। तो कक्षा ए के लिए उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है, तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं कक्षा ए के लिए, यानी ए के 20% निकालना है, ठीक है। तो 30% की वैल्यू किसके बराबर है 1140 की, तो यहाँ से 10% की निकाल लो, 3 को 55 का दो, भाग में चले जाएंगे, भाग दे दो 3 का, 3 त्रिका 9 बचे 2, 3 8 24, ठीक है 380। और हमें क्या निकालना है प्रश्न में ए के लिए उत्तीर्ण अंक, तो ए के कितने उत्तीर्ण अंक 20%, ये 10% है, 2 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है। तो 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 760। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सात घंटियां क्रमशः 2 3 4 5, ठीक है 2 3 4 सॉरी 6 8 9 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 7:10 एक साथ बजना शुरू करती हैं,
अगला समय क्या होगा जब वे सभी एक साथ बजेंगी। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी घंटियों का आए प्रश्न या रेड लाइट सिग्नलों का आए प्रश्न या एक पथ पर धावक घूम रहे हैं दौड़ रहे हैं उसका प्रश्न आए तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम। ठीक है, एक एक्यूरेट समय निकालेंगे इनका, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 3 4, 2 3 4 6 8 और 9 12, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम 4 से, काट दो, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। और ये 9 और ये 3, अब काट दो, 9 से पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब 9 से, तो 9 चक 36 दूनी 72, 9 चक 36 दूनी 72, ठीक है, यानी 72 इसमें सेकंड, सॉरी मिनट, यानी जो घंटियां बजेंगी एक साथ वो 72 मिनट में बजेंगी, 72 मिनट के अंतराल में बजेंगी, ठीक है। 7 घंटियां क्रम से इसके अंतराल पर बजती हैं, तो 72 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सुबह 7:10, ठीक है, 7:10 सुबह बजी, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो बताइए अब कब बजेंगी वो एक साथ, यानी 72 मिनट में, ठीक है। इससे 72 मिनट बाद तो क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको घंटे में बदल लो, तो 72 को 60 + 12, 72 मिनट, तो 1 घंटा, 1 घंटा ये हो जाएगा, 12 मिनट ये हो जाएंगे, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 12 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8:22, 8:22, 8:22 बनेंगे, ठीक। घंटियां जो हैं सुबह कब बजेंगी? 8:22 पर बजेंगी एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किलो बस चीनी को तो कितने का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। अब देखिए इस सवाल को हम करेंगे एलिगेशन, एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे। एलिगेशन का मेथड लगाते समय हमें जो है वस्तुओं के जो यूनिट है मात्रा का सेम रखने पड़ते हैं। तो मूल्य को लिख लेंगे, तो देखिए ये 80 है और वो है 4.6 रुपये। अब इन दोनों को मिला रहे हैं, 80 रुपये प्रति केजी वाली चीनी, ठीक है, और 4.60 रुपये वाली प्रति केजी वाली चीनी को, इसका मान है 60 ग्राम, इतना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। तो देखिए 30% का लाभ हो रहा है, तो 30% का लाभ, तो 130%, 130% किसके बराबर है? 5.2 के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे हम 10%, 10% ही क्यों निकाल रहा हूँ? क्यों? 10% से सरल हो जाता है क्वेश्चन। तो 13 से काट देंगे, 13 चौका 52, 0.4, तो 100% निकाल लो, तो 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ये क्या हो गया? इसका 100% सीपी हो गया, ठीक है, 4 रुपये। अब इसको घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये, तो 0.6 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा इधर 76, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 76, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3.8, 3.8 है दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गई है, जो डाटा ये गलत है, 3.8, तो यहाँ हो जाएगा ये 3.8, 3.8, 3.8, ठीक है, 3.80 ये,
रुपए प्रति केजी। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ कितना बचेगा, तो ये तो सही है, और यहाँ बचेगा 4 है तो ये बचेगा 0.2। ठीक है, तो काटेंगे पॉइंट से पॉइंट, 2 एकम 2 और 2, ठीक है, 3.1 हो गया रेशियो। अब पूछा क्या है, 60 रुपये, तो 4.6 रुपये प्रति केजी वाली 60 किलोग्राम, तो इसका वेट कितना है 60 किलोग्राम, तो ये क्या है 1, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 60 है। तो हमें इसका मूल्य निकालना है 3.8 की, तो ये है 3 रेशियो, तो 1 का 60 है, 3 का लगाना 6 × 18, ठीक है, 18 किलोग्राम। ये जो है नीचे वजन आता है, नीचे क्या आता है वजन, तो 18 किलोग्राम, वो सॉरी 180 किलोग्राम। तो 3.8 रुपये वाली कितनी चीनी खरीदनी होगी, 180 किलोग्राम। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा आपको इस मेथड को अपनाना है, A/B और ये आया है P/Q। ठीक है, इस मेथड को, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप कोई जोड़ रहे हो चिन्ह, ठीक है, यहाँ जुड़ेगा और घटेगा, ठीक है, जुड़ रहा है या घट रहा है, मान लीजिए जुड़ रहा है, घट रहा है या जुड़ रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। कहने की बात ये है कि तो ये कैसे काम करता है, ये मेथड, ये वाला मेथड होता है। तो देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा AQ, इसका गुणा P का गुणा करेंगे B में माइनस BQ, सॉरी AQ हो गया, और ये BP क्या हो गया BP बराबर, ठीक है। अब X Q का गुणा करेंगे X में QX, और P का गुणा करेंगे X में PX। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ चिन्ह की बात समझे, यहाँ तो हमेशा माइनस आएगा, यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, यदि जो चिन्ह है अंदर माइनस के एक्स हो रहा है तो फाइनल चिन्ह माइनस का आएगा, प्लस के एक्स हो रहा है तो चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक है, वो सॉरी तब भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। यदि कुछ जुड़ रहा है और कुछ घट रहा है तो चिन्ह आएगा प्लस का या माइनस का आएगा, ठीक है, ये चिन्ह काम करते हैं यहाँ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, पिता तो ये वर्तमान आयु है, जो एज है ये वर्तमान है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यदि कुछ नहीं कहा है तो वो वर्तमान है, 17:, पिता और एक पुत्र है, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, एक पिता और उसके पुत्री आयु 17:7 है। 6 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 6 वर्ष पहले, भूत में चले जाएंगे तो 6 घटा देंगे, किस में चले गए, भूतकाल में। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो ये हो गया 7 या 21, अंतर निकालते हैं, 21 17 बराबर होगा, ठीक है, 3 × 6 माइनस 1 × 6, तो ये हो गया
ये हो गया 4 और 18 और ये हो गया 12, तो 4 3 12, ठीक है। तो 3, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो हमें किसी को पिता की वर्तमान आयु, पिता कितने? 17, 17 गुणा 3, 17 3 51, उत्तर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटियां, घंटी वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो देखिए एलसीएम लेंगे इसका, वो ये 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, फिर 4 से काट दो, फिर 3 और फिर 5, ठीक है। 3 से कटेगा, फिर 5 से जाएगा, तो कितना आएगा लासा? तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 चौका 60, दोनों 120, 120 किस में बजती है घंटियाँ? सेकंड में, तो सेकंड, ठीक है। और 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे? 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी 30 मिनट में? तो देखिए 120 का पहले मिनट में बनाएंगे, 120 सेकंड का मिनट कितना हो जाएगा? 2 मिनट, ठीक है। यदि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो 2 मिनट में एक बार बजती हैं, यानी 2 मिनट के गैप में चलती हैं। तो भाग दे दो, 30 में दे दो 2 का भाग, ठीक है, 15। अब देखिए, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 15 ही लगा के चले आएंगे। क्या विकल्प में 16 भी है? 16, तो इसका उत्तर होगा 16 ना कि 15। अब कैसे होगा ध्यान दो, यानी वो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? देखिए, यानी अगर ऑप्शन में 15 और 16 दोनों हैं, यानी एक बढ़कर है, तो हमेशा सही ऑप्शन होगा 16। क्योंकि जो घंटी थी पहली बार, यानी जब पहले बजी थी, तो उसका भी तो एक काउंट होगा। 2 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो 2 मिनट के अंतराल में पहले भी तो बजी होंगी, तो सबसे पहले जो बजी होंगी वो एक भी काउंट होगा, तो 16 हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर कितना होगा? 16। तो नेक्स्ट 18 19, यदि पी क्यू से 20% अधिक है और क्यू आर से 30% कम है, यदि पी का मान इतना है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि पी क्यू से, किससे? क्यू से, कौन? पी कितना प्रतिशत अधिक है? 20। मान लीजिए क्यू पहले 100 था, ठीक है। क्यू यदि 100 है, वो 20 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 120। तो इसे ऐसे क्यों लिखते हैं? 20% का वैसा मालूम होना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 6/5। और यदि क्यू आर से, क्यू आर से 30% कम है, तो ये 100 था और 30% 70 हो जाएगा कम, तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है। तो यदि आर का मान क्या होगा? तो देखिए, तो देखो एक जैसे अनुपात क्या क्या है, पी क्यू से और क्यू, यदि पी क्यू से, तो ये पी है, ये क्या है? ये पी। तो देखिए क्यू क्यू के जो रेशियो हैं, क्यू यहाँ भी क्यू, तो यहाँ क्यू का अनुपात 5 है और यहाँ क्यू का अनुपात 7 है, तो अनुपात सेम होने चाहिए ना, अलग अलग कैसे हो गए? तो लासा लेंगे, 5 और 7 का 35, तो यहाँ 35 बनाएंगे, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 और 7 से 42 हो जाएगा ये, ठीक है। और 35 में यहाँ 5 का गुणा करेंगे, यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का, ये 35 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। यदि P 42 है, 420 है, तो 42 की वैल्यू कितनी है? 420,
तो 1 की वैल्यू 10, तो आर ज्ञात करना है। तो आर कितना है 50, 50 में 10 का गुणा कर दो 500, आर कितना है 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये जीटी का विभाजित वाला, सॉल्व करेंगे। ए एवं बी का मान क्रमशः क्या होगा यदि ये संख्या जो है 8 और 9 से विभाजित है। तो बहुत सिंपल होता है ये, 79 ए 85, 79 ए 85 677, 6b किससे विभाजित है 8 और 9 से, 8 से और 9 से, इसमें भाग जाएगा, ठीक है। 8 और 9 से विभाजित है। तो देखिए 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। तो देखेंगे 3 अंक, तो देखो 8 से भाग देंगे इसमें, तो 8 में 72 बचे 4, 8 पंजे 40। अब बी का मान 0 नहीं होगा, उसने कह दिया ए तथा बी का मान 0 नहीं होगा, तो 8 पंजे 40, 0 भी नहीं होगा, और 8 से 48, तो बी का मान हो जाएगा यहाँ 8। बी का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो बी का मान 8, तो ए एवं बी के मान पूछे तो 8 जो है बी का मान इसी ऑप्शन में, लास्ट में किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप आगे कर सकते हैं सॉल्व, विकल्प हो जाएगा ए। तो अपनी अप्रोच सही करो, आपको ए का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, बी के ही मान से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है। तो ये इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और उन 20 प्रश्नों का हमने एनालिसिस किया, ठीक है। तो अब अच्छा वह क्या है प्रश्न, वो पिज्जा वाला प्रश्न रहेगा, पिज्जा वाला। अच्छा पिज्जा वाला प्रश्न कौन सा था, हाँ ये क्वेश्चन रहेगा था पिज्जा वाला। तो देखिए एक पिज्जा का व्यास 8 सेमी है, इसकी कीमत 240 रुपये होगी, और दूसरे पिज्जा का व्यास 12 सेमी है जिसकी कीमत 360 रुपये होगी। यदि पिज्जा का आकार कीमत के अनुपाती है तो दूसरे पिज्जा पर प्राप्त छूट ज्ञात कीजिए। यानी जो कीमत है वो आकार के अनुपाती है। कीमत क्या है उसके आकार, यानी आकार क्या होगा, यदि पिज्जे का व्यास दिया है तो उसका क्षेत्रफल, जो उसकी कीमत है पिज्जा के उसके क्षेत्रफल के अनुपाती है। तो हम क्या करते हैं, सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखेंगे, देखिए व्यास, यदि पहले पिज्जा का व्यास कितना है 8 सेमी, ठीक है, पहले पिज्जा का व्यास 8 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 4 सेमी, 4 सेमी। तो पहले पिज्जा का क्षेत्रफल एरिया और फर्स्ट कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पहले के लिए क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, यानी 16 पाई सेमी स्क्वायर, 16 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है, 16 पाई सेमी स्क्वायर। तो 16 पाई सेमी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 240 रुपये। तो यहां से हम 1 सेमी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 1 सेमी स्क्वायर 240 अपॉन 16 पाई, ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 सेमी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 अपॉन 16 पाई। ऐसे ही दूसरे पिज्जा के लिए निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, तो दूसरे पिज्जा का क्षेत्रफल, तो
ऑफ एरिया ऑफ, तो दूसरे पिज्जा का व्यास कितना 12 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, तो पाई गुणा 6 स्क्वायर यानी 36 पाई सेमी स्क्वायर, 36 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 36 पाई सेमी स्क्वायर, यदि एक सेमी स्क्वायर की वैल्यू है 240/16 पाई, तो 36 पाई सेमी स्क्वायर, तो 36 पाई इंटू 1 सेमी स्क्वायर, तो 1 सेमी स्क्वायर यहाँ से रद्द कर देंगे, तो ये हो जाएगी 36 पाई इंटू पाई, काटेंगे पाई से पाई, 4 36 4 4 16 और 4 6 24। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 9 6 54 540। दूसरे पिज्जा की जो वैल्यू है दूसरे पिज्जा की 36 पाई सेमी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 540। कितनी है 540। अब पूछा क्या है, तो दूसरे पिज्जा पर प्राप्त छूट ज्ञात कीजिए, यानी दूसरे पिज्जा पर कितनी छूट दी। देखिए उसके अनुसार दूसरा पिज्जा था उसकी कीमत होती 540 रुपये, अब उसने कीमत उसकी कितनी 360 रुपये और है 540, तो कितना बचा, कितनी छूट मिली एक्स्ट्रा में 540, तो हटा देंगे इसमें से आएगा 180 डी, इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।